अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इज़ हार्ट फिजियोलॉजी। हार्ट फिजियोलॉजी, जैसा कि हमें पता है कि हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है थ्रू पंप्स। अब हम देखते हैं कि कैसे करता है सप्लाई। अब हमारे हार्ट जो है वो टू पार्ट्स पे सेपरेट होता है, एक होता है राइट हार्ट, एक होता है लेफ़्ट हार्ट। अब जो राइट हार्ट है इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो लेफ़्ट हार्ट है इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे? ये है बॉडी, ये हार्ट और ये लंग्स। बॉडी से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट के पार्ट में आएगा तो वहाँ से वो जाएगा लंग्स में। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट में आया, वहाँ से वो गया लंग्स में। लंग्स में वो हार्ट ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएगा लेफ़्ट पार्ट ऑफ हार्ट में। वहाँ से वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो वापस जाएगा बॉडी में। यानी कि ये एक साइकिल है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट के राइट पार्ट पे, वहाँ से वो जाएगा लंग्स में। लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होकर कहाँ आएगा? लेफ़्ट पार्ट में, क्योंकि लेफ़्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो जब ऑक्सीजनेटेड होकर लंग से लेफ़्ट पार्ट में आएगा तो वो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में सप्लाई कर देगा, पंप कर देगा। इसीलिए टू सेपरेट पंप्स होते हैं हार्ट के, एक होता है राइट हार्ट, एक होता है लेफ़्ट हार्ट। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ कार्डिक मसल्स। जैसा कि ये देखें, ये हार्ट का ब्लू पार्ट जो है ये है एट्रियम। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं एट्रियम, और ये जो ग्रीन में है इसे कहते हैं वेंट्रिकल। अब हार्ट में 3 टाइप्स ऑफ कार्डिक मसल्स होते हैं। हार्ट के मसल्स को कार्डिक मसल्स कहते हैं। 3 टाइप्स के कौन से कार्डिक मसल्स होते हैं हार्ट में? एट्रियल मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स, एक्सिटेटरी एंड कंडक्टिव फाइबर्स। एट्रियल मसल्स कौन से होते हैं? जो एट्रियम पार्ट ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकुलर मसल्स कौन से होते हैं? जो वेंट्रिकल पार्ट ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एक्सिटेटरी मसल्स कौन से होते हैं? एक्सिटेटरी फाइबर्स कौन से हैं? जो हार्ट में नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, वो होते हैं एक्सिटेटरी। और कंडक्टिव फाइबर्स कौन से होते हैं? जो उस इम्पल्स को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पास करते हैं, वो होते हैं कंडक्टिव फाइबर्स। एक्सिटेटरी कौन से हैं? फॉर एग्जांपल SA नोड, जो हार्ट में इम्पल्स को जनरेट करती हैं, और कंडक्टिव फाइबर्स क्या करते हैं? उसको पास करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। अब नेक्स्ट है टू सेंसिटियम। यानी कि टू सेंसिटियम क्या है? एट्रियल सेंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटियम। अब सेंसिटियम का मतलब होता है एक्ट एज अ वन यूनिट। अब जो एट्रियम में और हार्ट में, ये जो एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, इसमें जो मसल फाइबर्स हैं, मसल्स हैं, एट्रियल मसल्स और वेंट्रिकुलर मसल्स, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक्ट एज अ वन यूनिट। यानी कि सेंसिटियम, इन सिंपल वे सेंसिटियम क्या है कि एक्ट एज अ वन यूनिट, के जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसे कहते हैं सेंसिटियम। आर्टियल सेंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटियम। अब ये जो मसल जो हैं, जो सेंसिटियम है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें होता है गैप जंक्शन। जब एक मसल फाइबर में वो होगी, स्टिमुलेशन होगी एक मसल फाइबर में, तो ये गैप जंक्शन क्या करेंगे कि उस स्टिमुलस को दूसरे मसल फाइबर तक भी पहुंचाएंगे। यानी कि इन सेंसिटियम के अंदर होते हैं गैप जंक्शंस, जो एक स्टिमुलेशन को दूसरे मसल फाइबर तक पहुंचाने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है सेपरेटेड बाय फिब्रस टिश्यूज़। अब ये जो हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल है, इसको सेपरेट किया हुआ है फिब्रस टिश्यूज़ ने, जो इम्पल्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट किसने किया हुआ है? फिब्रस टिश्यूज़ ने। अब सेपरेट तो कर दिया फिब्रस टिश्यू ने, अब ब्लड फ्लो भी तो होना है। ब्लड फ्लो कहाँ से होगा? एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व से। यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल तक ब्लड भी तो सप्लाई करना है, तो वो किससे होगा कि इन एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जिनको कहते हैं। ये अपने अंदर से ब्लड पास करते हैं एट्रियम से वेंट्रिकल में, ये वेल्व्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हार्ट के जो मसल्स हैं, यानी कि कार्डिक मसल्स हैं, उनको कुछ शेप देखते हैं। ये होते हैं स्ट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। इनमें जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा था कि उनमें एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट होती है, तो इनमें भी एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट होती है और ये एक्ट करते हैं स्ट्रेटेड फॉर्म में। इनमें इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं। इंटरकलेटेड डिस्क मतलब कि जो एक मसल को दूसरे मसल से सेपरेट करके रखती है, इसे कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। इन्हीं इंटरकलेटेड डिस्क में गैप जंक्शंस होते हैं, जो एक इम्पल्स को दूसरी इम्पल्स में, यानी कि एक मसल फाइबर से इम्पल्स को दूसरी मसल फाइबर में पास करते हैं गैप जंक्शंस। ये सीरीज़ में भी एक्ट करते हैं और पैरेलल भी होते हैं, यानी कि
सीरीज़ में भी होते हैं एक दूसरे की और पैरेलल भी होते हैं। ये सीरीज़ भी एक्ट करते हैं और पैरेलल भी एक्ट करते हैं। स्ट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इनके दरमियान इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं जिनमें गैप जंक्शंस होते हैं जो इम्पल्स को एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर में पास आउट करते हैं। नेक्स्ट है एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग रेफरेंस टू कार्डिक मसल्स। अब कार्डिक मसल्स में हमने देखनी है कि कंट्रैक्शन कैसे होती है और रिलैक्सेशन कैसे होती है। कंट्रैक्शन मतलब अब एक साइड में मैं आपको कंट्रैक्शन बताऊंगी कि कैसे होती है, एक साइड में रिलैक्सेशन कैसे होती है। अब ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आउटर पार्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये है साइटोप्लाज्म। अब जो कार्डिक मसल की आउटर कवरिंग है लेयर है उसे क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। ये है सार्कोलीमा। जो मसल फाइबर के दरमियान इस शेप में प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। इसे क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। और ये है सार्कोलीमा के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब एक्शन पोटेंशियल आएगी, नर्व इम्पल्स आएगी कि कंट्रैक्शन करवानी है तो क्या होगा, कंट्रैक्शन के लिए हमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत होगी। तो कैल्शियम आयन कहाँ से आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आएगा थ्रू रियानोडिन रिसेप्टर चैनल्स। रियानोडिन रिसेप्टर चैनल्स के थ्रू कैल्शियम आयन्स बाहर आ जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये कैल्शियम आयन काफ़ी नहीं होगा कंट्रैक्शन के लिए, तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी कैल्शियम आयन आ जाएगा थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। और टी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो कैल्शियम आयन को अपने साथ बाइंड करके रखते हैं। जब हमें कंट्रैक्शन करवानी होगी तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कैल्शियम आयन्स को पास करेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी कैल्शियम आयन आ जाएगा और ये पास होंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के थ्रू सार्कोलीमा से पास आउट होकर कहाँ आ जाएंगे, एक्टिन और मायोसिन के पास। अब ये जब एक्टिन और मायोसिन के पास आएंगे तो क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी। कैल्शियम आयन जब एक्टिन और मायोसिन के पास आएगा तो कंट्रैक्शन हो जाएगी। अब जब हमें रिलैक्सेशन करवानी होगी तो हमें क्या करना होगा, इस कैल्शियम आयन को बेसिकली हमें वापस भेजना होगा, जहाँ जहाँ से हमने इसको आया था वहाँ वापस भेजना होगा ताकि रिलैक्सेशन हो सके। अब जब हमने रिलैक्सेशन करवानी है तो क्या करेंगे कि ये कैल्शियम आयन को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना होगा, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो पहले ही हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन होगी। तो क्या करेंगे, जब लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में कोई चीज़ भेजनी हो तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम एटीपीएस के एटीपीज एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम को हायर कंसंट्रेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजने के लिए एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया कैल्शियम। अब हमने ये कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी भेजना है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजने के लिए कैसे जाएगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू जाएगा। यानी कि सार्कोलीमा में प्रेजेंट होते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कि जैसे ही कैल्शियम बाहर जाएगा तो सोडियम अंदर आ जाएगा। कैल्शियम चला गया बाहर, जब सोडियम अंदर आएगा, अब सोडियम को भी हमें बाहर भेजना है मसल से, तो क्या करेंगे, ये कैसे बाहर जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के ज़रिए कि सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कहते हैं। इस तरह जब कैल्शियम वापस चले जाएगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो क्या होगा कि एक्टिन और मायोसिन अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे और रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब ये थी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल्स के। एक साइड पे जैसे मैंने कंट्रैक्शन दिखाई कि कैसे होती है, कैल्शियम आयंस सारे आते हैं और एक्टिन मायोसिन कंट्रैक्ट कर जाते हैं और मसल फाइबर जो है वो मसल्स में क्या हो जाती है, कंट्रैक्शन हो जाती है। और रिलैक्सेशन क्या है कि एक्टिन मायोसिन से कैल्शियम वापस चले जाते हैं अपनी जगह पे और क्या होती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग रेफरेंस टू कार्डिक मसल्स। नेक्स्ट है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या है, इवेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में दूसरे हार्ट बीट के आने तक जो जो कुछ होता है उसे कहते हैं कार्डिक साइकिल। इट इन्वॉल्व्स कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, उसके डिफरेंट चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन इसमें आ जाती है, उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स और प्रेशर का चेंज होना, सब कुछ आता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन कैसे होती है, बाद में हम कार्डिक साइकिल का ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंट्रैक्शन कैसे होती है एट्रियम और वेंट्रिकल में। ये है लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एंड एओर्टा। ब्लड फ्लो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से एओर्टा में। अब जो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है वो फ्लो होता है थ्रू वेल्व, जिसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या माइट्रल वेल्व। इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कह सकते हैं और माइट्रल वेल्व भी कह सकते हैं। अब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है थ्रू माइट्रल वेल्व और वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड फ्लो होता है थ्रू एओर्टिक वेल्व।
यानी कि यहाँ पे वेल्व्स होते हैं जो ब्लड को फ्लो करते हैं एट्रियम से वेंट्रिकल तक और वेंट्रिकल से एओर्टा तक। एट्रियम से वेंट्रिकल वाले वेल्व को कहते हैं माइट्रल वेल्व, जो ब्लड को फ्लो करता है एट्रियम से वेंट्रिकल में। और यहाँ पे जो वेल्व होता है उसे कहते हैं एओर्टिक वेल्व, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में क्या करता है, ब्लड का फ्लो करता है। अब ये जो ब्लड का फ्लो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एओर्टा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में नहीं जा सकता। इसी तरह वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में आ सकता है, लेकिन एओर्टा से वेंट्रिकल में नहीं जा सकता। ये एक यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आना है, वेंट्रिकल से एओर्टा में आना है। अब ये कैसे होगा कि जो प्रेशर है वो ऊपर से प्रेशर होगा तो ये वेल्व जो है ओपन होंगे और ब्लड फ्लो होगा, लेकिन जब नीचे से वेंट्रिकल में ब्लड होगा और वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये वेल्व जो है ये क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है बैकवर्ड नहीं हो सकेगा और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एओर्टा। अब हम ब्लड फ्लो तो पढ़ लिया, अब हम इनका प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एओर्टा का। एओर्टा में प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी, यानी कि हमारा बॉडी का नॉर्मल प्रेशर जो होता है बीपी 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कैसे होता है कि जब वेंट्रिकल ब्लड फ्लो करता है एओर्टा में तो वेंट्रिकल तब ब्लड फ्लो करेगा जब उसका प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। जब 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से वेंट्रिकल प्रेशर एओर्टा में फ्लो करेगा तो उसका प्रेशर हो जाएगा 120। फ्लो करने के बाद वेंट्रिकल का प्रेशर 0 हो जाएगा, लेकिन जब वो एओर्टा में आएगा तो वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा जब उसने फुल प्रेशर से ब्लड फ्लो किया, तो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कैसे हुआ कि एओर्टा की खुद की इलास्टिसिटी है जो मेंटेन करती है बीपी को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। इसीलिए इसका ये 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये एओर्टा ने प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। अब जब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड आ गया तो क्या वेंट्रिकल खाली हो गया? नहीं, वेंट्रिकल में 50 ml ब्लड हर टाइम मौजूद होता है। 50 ml ब्लड वेंट्रिकल में हर टाइम होता है। ये नहीं होता कि वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल खाली हो जाएगा, वेंट्रिकल में ब्लड होता है। अब जब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड आ गया तो क्या होगा कि वेंट्रिकल तो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ब्लड की अब कमी आ गया, वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, इनका जो प्रेशर है वो 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच जाएगा। जब 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच जाएगा तो इसका प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम होगा, यानी कि एट्रियम का प्रेशर होता है ना 0 to 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो 3 से कम होता है 0। जब 0 तक वेंट्रिकल का प्रेशर चला जाएगा तो एट्रियम का ये माइट्रल वेल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड का फ्लो हो जाएगा। ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब फ्लो जब होने लग जाएगा ब्लड का तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, माइट्रल वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया वेंट्रिकल में तो क्या होगा, माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाएगा। अब एट्रियम से ब्लड आना वेंट्रिकल में बंद हो जाएगा। अब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड तब जाएगा जब वेंट्रिकल का प्रेशर मिनिमम 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंचेगा, तब एओर्टिक वेल्व ओपन होंगे, फिर वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड का फ्लो होगा। यानी कि हम यहाँ पे प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो इसीलिए जो प्रेशर है वो एक जगह का दूसरी जगह से हाई होना चाहिए ताकि ब्लड का फ्लो हो। जब एटीएम का प्रेशर वेंट्रिकल से ज़्यादा होगा तब माइट्रल वेल्व ओपन होगी और ब्लड का फ्लो होगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज़्यादा होगा तो एओर्टिक वेल्व ओपन होगी और वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड फ्लो होगा। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ब्लड का फ्लो होगा। ये सारा प्रेशर पे डिपेंड करता है। एट्रियम का प्रेशर होता है 0 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब वह वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा हो तब 0 होता है, और जब कॉन्टैक्ट कर रहा हो तब 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और एओर्टा का 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। 120 कैसे, जैसे जब वेंट्रिकल ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर जो है वो 120 होता है, इसलिए इसमें 120 होता है। और जो दूसरा जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाए और इसमें 0 इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी खुद की इलास्टिसिटी है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, और वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अब वेंट्रिकल में ब्लड कब आएगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करके अपना ब्लड सारा एओर्टा को दे देंगे और वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, तब उनका प्रेशर 0 हो जाएगा, यानी कि 3 से कम होगा, तब ये वेल्व ओपन होगा और एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तब ये वाला माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाएगा। फिर क्या होगा,
इसका प्रेशर बढ़ता बढ़ता 80 मिलीमीटर मरकरी तक जब जाएगा, तब फुल प्रेशर से जो ब्लड है वो एओर्टा में आना स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी तक पहुंच जाएगा। और एओर्टा में आके वो 120 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर होगा और बाकी जो दूसरा 80 मिलीमीटर मरकरी है वो एओर्टा खुद मेंटेन करता है। नेक्स्ट अब हम इसको दो फेजेस देखते हैं, डायस्टली और सिस्टली। नेक्स्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन। एक टू फेसेस हैं, एक है डायस्टली, एक है सिस्टली। अब डायस्टली क्या है? डायस्टली कहते हैं रिलैक्सेशन को, सिस्टली कहते हैं कंट्रैक्शन को। अब मेन जो ब्लड का फ्लो है वो मेन डिपेंड करता है वेंट्रिकल पे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसे कि जब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही होगी, रिलैक्सेशन वेंट्रिकल की स्टार्ट हो रही होगी, तब क्या होगा? 0% फिलिंग होगा, यानी कि 0% ब्लड का फ्लो होगा, क्योंकि अभी वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहा है। अभी उसका 80 से 0 मिलीमीटर मरकरी तक प्रेशर जाना है वेंट्रिकल का। जैसे कि ये देखें, जब तक उसका 3 मिलीमीटर मरकरी से कम प्रेशर नहीं होगा वेंट्रिकल का, तब तक ये माइट्रल वेल्व ओपन नहीं होगी और ब्लड का फ्लो 0% होगा। यही बताया हुआ है कि जब तक 80 मिलीमीटर मरकरी उसका प्रेशर था, जब तक वो 0 तक जा रहा है, तब तक 0% फिलिंग होगी। बाद में रैपिड फिलिंग और नॉर्मल फिलिंग कब होगी? जब 0 मिलीमीटर मरकरी उसका प्रेशर वेंट्रिकल का हो जाएगा, तब 80% फिलिंग हो जाएगी, यानी कि रैपिडली ब्लड का फ्लो होगा और 80% फिलिंग हो जाएगी। फिलिंग आर्टेरियल कंट्रैक्शन, यानी कि जब आर्टेरियल कंट्रैक्शन होगी तो बाकी का 20% फिलिंग भी हो जाएगी। जब आर्टेरिया कंट्रैक्ट करेगा तो 20% फिलिंग बाकी ब्लड की हो जाएगी। 20% फिलिंग होगी तो क्या होगा कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है, अब वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो गया है। अब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो 0 to 7 मिलीमीटर मरकरी हो गया। 0 to 7 मिलीमीटर मरकरी हो गया तो यानी कि एटीएम के प्रेशर से ज़्यादा हो गया। एटीएम का तो 3 था, अब वेंट्रिकल का 0 to 7 मिलीमीटर मरकरी तक पहुँच गया। तो अब क्या होगा? वेंट्रिकल का जब प्रेशर एटीएम से ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा कि माइट्रल वेल्व अब बस क्लोज हो जाएगी। अब जो ब्लड फ्लो होना था वो हो गया, अब ये वेल्व क्लोज हो जाएगी। अब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा। अब वेंट्रिकल में तो ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके ये वाला ब्लड जो है वो एओर्टा में भी तो भेजना है। अब वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि सिस्टली कैसे होगी कि जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगी, अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है तो क्या होगा? 0% इजेक्शन होगी। 0% इजेक्शन यानी कि ब्लड निकलेगा वेंट्रिकल से, अभी एओर्टा में जाने के लिए कोई ब्लड नहीं निकल रहा, क्योंकि ब्लड का अभी 7 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना ज़रूरी है। अभी उसका क्या है? 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फिर बाद में क्या होगा? जब प्रेशर है वेंट्रिकल का वो 80 पर हो जाएगा, 80 to 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा, तो क्या होगा कि रैपिड इजेक्शन होगी, यानी कि फास्टली ब्लड फ्लो होना खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? कितना परसेंट ब्लड का इजेक्शन होगी? 70% इजेक्शन हो जाएगी जब उसका प्रेशर वेंट्रिकल का 80 to 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। अब स्लो इजेक्शन कब होगी? जब 120 से वापस 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर वेंट्रिकल का हो जाएगा, तब 30% इजेक्शन होगी, यानी कि 30% इंजेक्शन कब होगी? 70% कब होगी? जब उसका प्रेशर एओर्टा के 80 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा होकर 120 मिलीमीटर मरकरी हो जाएगा। और 30% इजेक्शन यानी कि स्लो इजेक्शन कब होगी? जब वापस 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी, यानी कि प्रेशर वेंट्रिकल का जैसे जैसे कम होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे उसकी इजेक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अब जो डायस्टली होगी तो ये डायस्टली में वेंट्रिकल जो है बिल्कुल खाली नहीं होगा, इसमें 40 to 50 ml वॉल्यूम जो होता है ब्लड का, ml ब्लड मौजूद होता है हर टाइम। अब जब सिस्टली होगी, कंट्रैक्शन होगी, तो क्या होगा कि 40 to 50 ml जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो क्या होगा कि वो 120 ml तक पहुंचेगा। जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होगा तो क्या होगा? वो ब्लड 120 ml तक पहुंचेगा। 120 ml में पहुंचने के बाद 70 ml जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा और 50 ml स्टिल वेंट्रिकल में बाकी रहेगा। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि हाँ 70 ml जो ब्लड है वो चला गया। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम विद रेफरेंस टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू इजेक्शन फ्रैक्शन। टोटल कितना हुआ? 60%। यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन को निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को रेफरेंस करेंगे डायस्टोलिक वॉल्यूम से। ये अक्सर टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है ये वाला इक्वेशन। अब ये हमने देखा कि ये सारा प्रेशर पे डिपेंड करता है ब्लड का फ्लो। ये एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से एओर्टा में, वेंट्रिकल का प्रेशर जब एओर्टा एट्रियम से कम होगा तब उसमें ब्लड फ्लो होगा, और जब एओर्टा का प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल से कम होगा तब उसमें ब्लड फ्लो होगा। अब ये सारे तो हो गई कि कैसे हमारे हार्ट में जो ब्लड का फ़्लो है वो होता है। और इन ब्लड के फ़्लो से क्या होगा कि डिफरेंट
साउंड्स भी प्रोड्यूस होती हैं हार्ट में। जैसे कि जब माइट्रल वेल्व क्लोज होगी, जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा और माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाएगी, क्लोजर ऑफ माइट्रल वेल्व होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लब की वॉइस प्रोड्यूस होगी। लब की वॉइस प्रोड्यूस होगी। और जब एओर्टिक वेल्व क्लोज होगा तो यहाँ पे कौन सी वॉइस प्रोड्यूस होगी, डब। यानी कि जो हार्ट में डब की वॉइस प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब माइट्रल वेल्व क्लोज होगा तो कौन सी वॉइस प्रोड्यूस होगी, लब की वॉइस। और जब एओर्टिक वेल्व क्लोज होगा तो तब कौन सी प्रोड्यूस होगी, वॉइस डब। इसीलिए तो हार्ट में लब डब प्रोड्यूस होती है कि जब एक वेल्व क्लोज होता है तो लब, जब एओर्टिक वेल्व क्लोज होता है तो तब डब। ये होती हैं हार्ट साउंड्स। जैसा कि अब हमने ब्लड फ्लो देख लिया, अब हम देखते हैं कार्डिक साइकिल के थ्रू देखते हैं कि कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है। ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर। अब जब वेंट्रिकल में वो प्रेशर ज़ीरो होगा, और आपको जैसे मैंने बताया था कि 50 ml ब्लड जो है वेंट्रिकल में हर टाइम मौजूद होता है, तो क्या होगा कि 50 ml वॉल्यूम होगा इसमें वेंट्रिकल में, और उसका प्रेशर ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो प्रेशर होगा, यानी कि एट्रियम के 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर से कम है वेंट्रिकल का प्रेशर। तो क्या होगा, एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व ओपन हो जाएगी और एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये ओपन हुआ वेल्व तो क्या हुआ, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आना स्टार्ट हो गया, तो वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता 100 तक पहुंच जाएगा। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता साथ ही वेंट्रिकल का प्रेशर भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब प्रेशर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो हो रहा है अभी एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व के थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल में। तो जब इसका वॉल्यूम 120 तक पहुंचेगा और प्रेशर जो है वेंट्रिकल का वो अबाउट 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा, तो क्या होगा कि एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व क्लोज हो जाएगा। जब एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व क्लोज हो जाएगा तो अब जब वॉल्यूम 120 ml है वेंट्रिकल में, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे जैसे इसका प्रेशर ज़्यादा होकर 80 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाएगा, यानी कि जो अब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाना है उसका जो वेल्व है वो ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ब्लड का फ्लो एओर्टा में होता जाएगा, वेंट्रिकल से एओर्टा में। अब जब प्रेशर वापस आता होगा, जैसे ही 80 में आएगा तो क्या होगा, 80 से कम होने लग गया तो क्या होगा, एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जब एओर्टिक वेल्व कब ओपन होता है, जब वेंट्रिकल का प्रेशर 80 तक पहुंच जाए, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच जाए, तब एओर्टिक वेल्व ओपन होता है और वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाता है। क्योंकि वेंट्रिकल का फिर जो प्रेशर है वो एओर्टा से ज़्यादा होगा तो वेंट्रिकल में जाएगा ना। अब 80 तक गया था तो वेंट्रिकल का जो वेल्व है, एओर्टिक वेंट्रिकल का जो वेल्व है दरम्यान में, जिसे हम एओर्टिक वेल्व कहते हैं, वो ओपन होगा और वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, जब वापस 80 से भी कम होने लग जाएगा तो क्या होगा, 80 पे आके वो क्या करेगा, एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाएगा। अब वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाना बंद हो जाएगा। तो साथ साथ क्या होगा कि इसका ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जा रहा है, वापस से वो वॉल्यूम भी कम हो रहा है और प्रेशर भी कम हो रहा है, यानी कि आइसोमेट्रिक कंडीशन हो रही है कि अब प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, ना ब्लड आ रहा है ना जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगी कि आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही है ये वेंट्रिकल में। तो क्या होगा, जब एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस सारे पार्ट में क्या है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन हो रही है। तो रिलैक्सेशन हो रही है तो फिर जब प्रेशर जब है ज़ीरो तक आ जाएगा तो फिर से क्या होगा, एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व ओपन हो जाएगा, वापस से वेंट्रिकल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट सेम यही साइकिल चलता जाएगा पूरे हार्ट में। यानी कि ऐसे ही साइकिल चलता है कि एक वेल्व ओपन हुआ, दूसरा क्लोज हुआ, ब्लड का फ्लो हुआ। ये सब कुछ प्रेशर पर डिपेंड करता है। एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड का फ्लो करने के लिए पहली जगह का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए दूसरी जगह के प्रेशर से। अब जैसे हमने देखा कि एओर्टिक प्रेशर जो है वो अब कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक वेव टाइप बन रही है। तो इसमें क्या हुआ, जब एओर्टिक वाल्व जो है वो बंद हो रही होती है तो क्या होता है कि थोड़ा सारा ब्लड जो है वो एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में जाता है। विद इन अ मिनट थोड़ा सारा ब्लड जो जैसे बंद होते होते जो जाता है वो थोड़ा सा चला जाता है और वापस से फिर क्या होता है कि ब्लड जो प्रेशर है वो फ़ौरन से कम हो जाता है। जब प्रेशर फ़ौरन से कम होता है इसे हम कहते हैं इंस्यूजरा। इंस्यूजरा क्या कंडीशन है कि जब एओर्टिक वाल्व क्लोज होने लगता है तो थोड़ा सारा ब्लड एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में चला जाता है, जिससे फ़ौरन प्रेशर कम होता है। जब चला जाता है और एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाती है बिल्कुल, तो क्या होता है कि वो प्रेशर वापस से नॉर्मल होके
नॉर्मल साइकिल में आ जाता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसिजरा के जब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा हो और एओर्टा से थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल में बैक फ्लो हो जाए। ये मैंने आपको बताया था कि बैक फ्लो नहीं होता, लेकिन ये एक कंडीशन है जिसमें थोड़ा सारा विद इन अ सेकेंड थोड़ा सारा ब्लड जो है वो चला जाता है, वापस बैक फ्लो हो जाता है बंद होते होते वाल्व के। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम यानी कि ईसीजी का क्या ताल्लुक है इससे कार्डिक साइकिल से। अब ईसीजी का कार्डिक साइकिल से जो रिलेशन है वो क्या है, PQRST वेव। अब ये PQRST वेव क्या है, P है आर्टियल कंट्रैक्शन, यानी कि जब आर्टिया कंट्रैक्ट कर रहा होगा और ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा होगा, इसको सिग्निफाई करती है P वेव। QRS वेव किसको सिग्निफाई करती है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा होगा और ब्लड जो है वो एओर्टा में जा रहा होगा। और टी वेव किसको सिग्निफाई करती है, जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन हो रही हो, वेंट्रिकल दोबारा से रिलैक्स कर रहा हो, एओर्टा में ब्लड चला गया, वेंट्रिकल दोबारा से रिलैक्स कर रहा है, यानी कि ये देखें रिलैक्सेशन हो रही है, प्रेशर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसको कौन सिग्निफाई कर रही है, टी वेव। यहाँ पे वेंट्रिकल का वॉल्यूम भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है और कंट्रैक्शन हो रही है, तो इसको कौन सिग्निफाई कर रहा है, QRS। और यहाँ पे एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से एट्रिया का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जा रहा है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको कौन सिग्निफाई करती है, पी वेव। PQRST जो है ये इसको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को सिग्निफाई कर रही होती है। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो तब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रही है, ए वेव। ये देखेंगे जो डॉटेड है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे ए वेव बन रही है। अब यहाँ पे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जैसे मैंने बताया था कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सारा प्रेशर एट्रिया में भी पड़ेगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो थोड़े सारे वेल्व ऊपर को होगा और एट्रिया में भी प्रेशर पड़ेगा, तो जो एट्रिया में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, सी वेव, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी वेव बन रही है, इसे कहेंगे सी वेव। नेक्स्ट जब वेंट्रिकल दोबारा से रिलैक्स करेगा और एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसे कहते हैं वी वेव। ए, सी और वी वेव को हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, बेहतर समझ आने के लिए। ए वेव यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाए, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, ए वेव, जब ए वेव हो रही होगी। सी वेव यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आना तो वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब जो वेव बनेगी उसे क्या कहेंगे, सी वेव। अब डिसेंट होते हैं दो, डिसेंट क्या होते हैं कि जैसे ये देखें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और वापस से जब ये रिलैक्सेशन हो रही है इसे कहते हैं डिसेंट। डिसेंट में क्या है, एक्स डिसेंट क्या है, ब्लड लिविंग वेंट्रिकल, जब ब्लड वेंट्रिकल को लीव कर रहा हो तब क्या होता है, एक्स डिसेंट। नेक्स्ट वी वेव क्या है, ब्लड एंटर इन आर्ट्रिया, जब आर्ट्रिया में लंग्स से ब्लड आ रहा होता है, लंग्स से ब्लड आर्ट्रिया में आएगा, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एओर्टा। अब जब आर्टिया में भी तो ब्लड आना है, जब आर्टिया में ब्लड आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे क्या कहते हैं, और जो वो वेव बनेगी उस वेव को कहते हैं वी वेव। अब वाई डिसेंट क्या होता है कि ब्लड लिविंग आर्टिया, जब आर्टिया से ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में तो आर्टिया रिलैक्स हो जाएगा, एक जो वेव की डिसेंट बनेगी, डिसेंट किसे कहते हैं कि ये वेव है, ये वेव बन रही है और वापस से ऐसे डिसेंट, इस चीज़ को बोलते हैं डिसेंट। अब जब डिसेंट हो रही होगी, ब्लड लीव कर देगा आर्टिया का, तो वहाँ क्या होगी, वाई डिसेंट। अगर हम ये साइकिल स्टार्ट करें तो साइकिल स्टार्ट होता है यहाँ से वी वेव से। वी वेव से साइकिल कैसे स्टार्ट होगा कि ब्लड एंटर इन आर्टिया, लंग्स से ब्लड आया और आर्टिया में आया, आर्टिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वेव बनी जिसे हम क्या कहते हैं, वी वेव। अब जब आर्टिया से ब्लड लीव करके वेंट्रिकल में जाएगा तो वहाँ पे डिसेंट हो जाएगी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, वाई डिसेंट। ब्लड ने लीव कर दिया आर्टिया से तो क्या हुआ कि ए वेव बनी, आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा क्योंकि ब्लड जब वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और माइट्रो वाल्व क्लोज होगी तो एटिया पे प्रेशर लगेगा थोड़ा सा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो जो वेव बनेगी उसे क्या कहेंगे, ए वेव। बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टा में ब्लड भेजेगा तो उसमें जो वेव बनेगी उसे कहते हैं सी वेव। और जब ब्लड वेंट्रिकल से चला जाएगा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा तो उसे कहते हैं एक्स डिसेंट। ये इसी तरह साइकिल चलता जाएगा। अब नेक्स्ट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, के हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होती है वो कैसे कंडक्ट होती है, पास होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। तो अब इम्पल्स जनरेट कहाँ होगी, ये है हार्ट, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होगा कि जो
इम्पल्स है वो जनरेट होगी एस ए नोड पे। ये है एस ए नोड, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगी और पास कहाँ से होगी, इंटरनोडल पाथवे। ये जो ग्रीन में ये है इंटरनोडल पाथवे, ये है एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, ये है मिडल इंटरनोडल पाथवे, ये है पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। अब इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे से एस ए नोड से इम्पल्स जनरेट हुई, इन पाथवेज से पहुंची ए वी नोड तक। अब ए वी नोड तक आ गई। अब ए वी नोड से नेक्स्ट जाएगी बंडल ऑफ हिस तक, बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल यानी कि राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस तक जाएगी। वहाँ से जाएगी प्रिकिंजियल फाइबर्स तक, प्रिकिंजियल फाइबर्स से कहाँ जाएगी, वेंट्रिकल मसल्स तक। अब इनका सबका टाइम है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई और वो इन इंटरनोडल पाथवे से पहुंची ए वी नोड तक। कितना टाइम लगा, 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड में ऐसे नोड से इम्पल्स ए वी नोड तक पहुंची। अब जब ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस तक पहुंचेगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 0.12 सेकंड। यहाँ पे ज़्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे गैप जंक्शन कम है। गैप जंक्शन कम होंगे तो वो इजीली एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर तक जल्दी जल्दी पास नहीं कर सकेगी इम्पल्स को, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे तो पाथवे 3 थे जहाँ से ऐसे नोड से वी नोड तक इम्पल्स आ गई 0.3 सेकंड में। अब यहाँ पे तो बस एक पाथवे है और यहाँ से गैप जंक्शन भी कम होगा ए वी नोड का, तो क्या होगा, यहाँ पे 0.12 सेकंड लगेगा ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस तक जाने की इम्पल्स का टाइम होगा। अब ये ए वी नोड पे टाइम ज़्यादा लग रहा है इम्पल्स का जाने का, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि हम चाहते हैं कि जब एंटीरियम जो है, एंटीरियम पार्ट जो ऑफ हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करे जब, तो क्या हो कि वेंट्रिकल रिलैक्स करे। अब जैसे जैसे इम्पल्स अगर ऐसे नोड से फटाफट से बंडल ऑफ हिस तक आ जाती और वेंट्रिकल तक आ जाती तो दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते, तो इस तरह ब्लड का फ्लो ठीक नहीं था होना। इसीलिए जब एस ए नोड से ए वी नोड तक आती है तब तक एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है। वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होगा। तो अब जब ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस तक इम्पल्स को आने में देर लगेगी तब तक वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जैसे इम्पल्स वेंट्रिकल तक आएगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा इम्पल्स को, 0.12 सेकंड। अब बंडल ऑफ हिस से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि राइट बंडल ब्रांचेस और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस तक, ये रेड में जो शो हो रहा है, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा इम्पल्स को, 0.16 सेकंड्स। 0.16 सेकंड में बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में इम्पल्स आएगी। अब यहाँ से प्रिकिंजी फाइबर्स तक जाने के लिए 0.19 सेकंड्स लगेंगे इम्पल्स को लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और राइट बंडल ब्रांचेस से प्रिकिंजी फाइबर तक जाने के लिए। अब प्रिकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल मसल्स तक जाने के लिए 0.22 सेकंड, यानी कि एस ए नोड से फाइनली वेंट्रिकल मसल तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा इम्पल्स को, 0.22 सेकंड्स। ये तो हो गया कि इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है हार्ट में। अब इसका जो टाइमिंग है वो देख लेते हैं। अब एस ए नोड में इम्पल्स जनरेट हुई तो वो ए वी नोड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0.03 सेकंड्स। अब ए वी नोड से बंडल ऑफ हिस तक जाने में कितना टाइम लगा, यानी कि इतना डिफरेंस आया, बंडल ऑफ हिस तक जाने में 0.12 सेकंड्स लगे और डिफरेंस कितना आया, 0.09, यानी कि पहले से कितना डिफरेंस ज़्यादा हुआ, 0.09 गुना ज़्यादा हुआ और 0.12 सेकंड्स में बंडल ऑफ हिस तक पहुंची। अब बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0.16 सेकंड, यानी कि कितना डिफरेंस आया, 0.04 का डिफरेंस आया। अब बंडल ऑफ ब्रांचेस से एंड ऑफ प्रिकिंजी फाइबर तक पहुंची तो कितने सेकंड में पहुंची, 0.19 सेकंड्स में। 0.19 सेकंड्स में पहुंची तो कितना डिफरेंस आया, 0.03 का डिफरेंस आया, यानी कि 0.16 से 0.19 तक पहुंचने के लिए कितना डिफरेंस आया, 0.03 का। इन दोनों का आपस में डिफरेंस है ये। अब एंड ऑफ प्रिकिंजी फाइबर से लास्ट वेंट्रिकुलर मसल्स तक पहुंचने में कितना सेकंड्स लगे, 0.22 सेकंड्स, और इनमें कितना डिफरेंस आया, 0.03 डिफरेंस, यानी कि प्रिकिंजी फाइबर में 0.19 सेकंड्स में पहुंचा और वेंट्रिकल मसल्स में 0.22 सेकंड्स में। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना हुआ, 0.03। ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हार्ट रेट पे इफेक्ट करते हैं। हार्ट रेट क्या होता है कि 1 मिनट में जो हार्ट बीट होती है, हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है 1 मिनट में, उसे कहते हैं हार्ट रेट। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो हार्ट रेट पे इफेक्ट करते हैं, वो है बैरोरिसेप्टर्स यानी कि फॉलिंग ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, स्ट्रेस, कोई दबाव होना, स्मोकिंग से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हार्ट रेट पे, एज, डिफरेंट एजेस में हार्ट रेट इफेक्ट होती है, एक्सरसाइज में हमारी हार्ट रेट तेज़ी से, हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट ज़्यादा हो रही होती है,
मेडिकेशंस कुछ होती हैं जिससे हार्ट रेट इफेक्ट होती है। ये तो कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कार्डिक साइकिल। हम देखा कार्डिक साइकिल, देखा कार्डिक मसल्स की एक्साइटेटरी कंट्रैक्शंस देखी, और कंडक्टिंग इम्पल्स ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट में कैसे इम्पल्स जो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और कार्डिक साइकिल को डिटेल से पढ़ा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।